हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं बढ़िया हूँ, आप भी बढ़िया होंगे। तो आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है, आपकी बेहद डिमांड पर 11th की फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है। एक न्यूटन की गति के नियम को पूरा किया जा चुका है और अब हम कर रहे हैं कार्य ऊर्जा शक्ति। और कार्य ऊर्जा शक्ति का भी अगला भाग है स्थितिज ऊर्जा। इससे पहले वाला भाग हमने संरक्षी और असंरक्षी बल के लिए किया था। इससे पहले कार्य ऊर्जा प्रमेय किया, उससे पहले संरक्षी असंरक्षी बल किया, कार्य के प्रकार किए। तो सारे वीडियो बना दिए गए हैं। अगर आप चीजों को समझना चाहते हैं तो सीक्वेंस में जरूर देखें। अगर आप सीक्वेंस में देखोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। आप साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारी ऐप के अंदर नोट्स डाल दिए गए हैं या आज या कल में नोट्स डाल दिए जाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस मेहनत करते रहिए और आपकी सफलता के लिए हम कटिबद्ध हैं। ये हमारी टीम पूरी तरीके से काम कर रही है। आरबीएससी ऑनलाइन आपके लिए हमेशा तैयार है। बस आप मेहनत करिए और रिजल्ट लाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं कार्य ऊर्जा शक्ति को। कार्य ऊर्जा शक्ति में भी हमें बात करनी है स्थितिज ऊर्जा की। सर, आप सबने नाम सुना होगा कि स्थितिज ऊर्जा के बारे में सबने सुना होगा। सर, क्या होता है स्थितिज ऊर्जा? देखो, स्थितिज ऊर्जा वैसे क्या होती है, अगर मैं परिभाषा के रूप में बोलूं तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसके अंदर निहित ऊर्जा, उसके अंदर निहित ऊर्जा, उसके अंदर निहित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? निहित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में इसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है, जिसको हम कई बार पीई से भी लिखते हैं। पीई से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। देखो क्या होता है कि हमने ये देख रखा है कि अगर कोई वस्तु h ऊंचाई पर है और उसका द्रव्यमान m है, तो उसकी स्थिति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। लेकिन आज हम इस चीज को और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में स्थितिज ऊर्जा जैसी कोई बात नहीं होती। वास्तव में फिजिक्स में हम स्थितिज ऊर्जा की नहीं बात करते, हम करते हैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की बात। हम केवल स्थितिज ऊर्जा की बात नहीं कर पाते, हम करते हैं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की बात। जब आप पूरी किताब खोल के पढ़ोगे, आप एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे या आप कोई भी दूसरी किताब पढ़ोगे, आप देखोगे कि वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन की बात करेगा। इसका मतलब फिजिक्स के अंदर हम केवल स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या हम गतिज ऊर्जा को परिभाषित कर पाते हैं? सर, बिल्कुल कर पाते हैं। m द्रव्यमान की वस्तु है, v वेग से गति कर रही है, उसके अंदर गतिज ऊर्जा है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करना ज्यादा सही नहीं है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को परिभाषित किया जाता है। तो अगर मैं इसे और अच्छे से लिखूं तो मैं ये बोलूंगा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। हम स्थितिज ऊर्जा नहीं बात करेंगे, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। और ये जो परिवर्तन होता है स्थितिज ऊर्जा में, ये जो परिवर्तन होता है माइनस का WC, ये सर क्या है? माइनस का WC। ये याद रखना बहुत जरूरी है सर, ये याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको याद रखोगे तो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। सर कैसे? माइनस का WC क्या है? W क्या है? कार्य है। कार्य किसका? कार्य किसी बल द्वारा किया गया कार्य। पर सर कौन सा बल? यहां पर जो बल होता है वो संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य की बात करते हैं। किसके द्वारा किए गए कार्य की बात करते हैं? संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य की बात करते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करो या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालो, तो आप निकालना कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के इक्वल होता है। संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के इक्वल होता है।
अब आती है सर संरक्षी बल और असंरक्षी बल कहाँ क्या होते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय से पहले वाला वीडियो बनाया गया है, संरक्षी और असंरक्षी बल अच्छे तरीके से वहां समझा दिया गया है। उस वीडियो को जाके देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं बता देता हूँ संरक्षी बल कौन कौन से होते हैं। हालांकि मैं बता चुका हूँ, गुरुत्वीय बल होता है, स्प्रिंग बल होता है, गुरुत्वीय बल, स्प्रिंग बल, वैद्युत बल, स्प्रिंग बल, वैद्युत बल, प्रत्यास्थ बल, ये बहुत सारे होते हैं जो क्या होते हैं संरक्षी बल में गिने जाते हैं। देखिए मैं इस चीज को प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे करना है। आइए देखते हैं कैसे। मान लेता हूं कि ये मेरा धरातल है, ठीक है। मान लेता हूं कि ये मेरा धरातल है, ठीक है, ये धरातल है। धरातल से मान लेता हूं कि h1 ऊंचाई पर एक वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु को उठा के मैं कहां ले गया हूं, h2 ऊंचाई पे ले गया हूं। कहां ले गया हूं मैं, h2 ऊंचाई पे ले गया हूं। कहां पे ले गया हूं, h2 ऊंचाई पर ले गया हूं, ठीक है। तो ये लो, यहां से उसकी ऊंचाई कितनी है, h2 है। कितनी है, h2 है, ठीक है। मैंने कहा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। हमेशा ध्यान रखना स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करने के लिए, स्थितिज ऊर्जा जब भी आपको परिभाषित करनी है या स्थितिज ऊर्जा जब भी दर्शाना है, एक संदर्भ बिंदु बताना पड़ेगा आपको। क्या बताना पड़ेगा, संदर्भ बिंदु। एक ऐसा बिंदु जहां से आप उसकी स्थितिज ऊर्जा का मापन कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग बिंदुओं से स्थितिज ऊर्जा का मान अलग अलग हो सकता है। अलग अलग बिंदुओं से स्थितिज ऊर्जा का मान अलग अलग हो सकता है। सपोज करिए मान लो मैं इसको बोलता हूं ये मेरा संदर्भ बिंदु है, ठीक है। संदर्भ बिंदु मतलब मैं यहां से किसी भी चीज को माप रहा हूं या यहां से मैं किसी चीज को क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं। अब मुझे बताओ, अगर यहां से कोई चीज 10 मीटर की ऊंचाई पर है या h ऊंचाई पर है, तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आप क्या लिखोगे, mg/h लिखोगे या नहीं लिखोगे। सर बिल्कुल लिखूंगा। लेकिन वही चीज, अगर यही चीज यहां से h1 ऊंचाई पर है, तो इसके लिए स्थितिज ऊर्जा कितनी लिखी जाएगी, आप लिखोगे सर mgh1। तो आपने क्या देखा कि जो संदर्भ बिंदु है संदर्भ बिंदु बदलने से या रेफरेंस पॉइंट को बदलने से स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा को जब भी परिभाषित करना है, एक बिंदु आपको परिभाषित करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला था स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन है, परिवर्तन को दर्शाते हैं, केवल स्थितिज ऊर्जा को नहीं दर्शाते। हम एक ऐसा बिंदु मानेंगे जहां पर स्थितिज ऊर्जा को क्या मानेंगे, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा को क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे। क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, संदर्भ बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संदर्भ बिंदु बोलते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, संदर्भ बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर आपको स्थितिज ऊर्जा को क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है या मानक माना जाता है। मानक बिंदु भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मानक बिंदु भी बोलते हैं। अब जरा सा सोचिएगा कि मैं कहता हूं ये मेरा मानक बिंदु है, मानक बिंदु है। अगर ये मानक बिंदु है, तब तो मैं इस वस्तु के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या लिखूंगा, अंतिम स्थिति ये रही, प्रारंभिक स्थिति ये रही, अंतिम स्थिति ये रही, प्रारंभिक स्थिति ये रही। तो मैं क्या लिख दूंगा, अंतिम स्थिति में तो क्या लिखूंगा, mgh1 माइनस प्रारंभिक स्थिति में गति स्थितिज ऊर्जा कितनी है, मानक बिंदु पे स्थितिज ऊर्जा कितनी मानी, 0। तो मैंने ये लिख दिया डेल्टा यू। तो मैं इसको यू नहीं लिखूंगा, मैं इसको क्या लिखूंगा, डेल्टा यू लिखूंगा। क्या लिखूंगा, डेल्टा यू लिखूंगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्थितिज ऊर्जा को हमेशा मानक बिंदु से ही मापना है। कहां से मापना है, मानक बिंदु से ही मापना है। अब मैंने बोला कि जब वस्तु को यहां से यहां ले गए, जब वस्तु को यहां से यहां ले गए, तो स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन हुआ।
और मैंने कहा मानक बिंदु ये है, मानक बिंदु ये है, ठीक है। तो बताओ जब यहां से उठा के पहले बताओ अंतिम स्थिति कौन सी है, ये वाली इसकी अंतिम स्थिति है, ये वाली इसकी अंतिम स्थिति है, और इसके सापेक्ष ये वाली कौन सी है, इसकी प्रारंभिक स्थिति है। क्या है, प्रारंभिक स्थिति है। तो मैं पूछता हूं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बताओ, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बताओ। तो बताओ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे लिखूंगा, अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, बोलो हाँ या ना। अब अंतिम स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, ये रही। कहां से मापना है, मानक बिंदु से। कितनी हो जाएगी सर, mgH2 माइनस प्रारंभिक बिंदु की स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक बिंदु की स्थितिज ऊर्जा। प्रारंभिक बिंदु कौन सा माना था, ये अंतिम बिंदु, ये मानक बिंदु, ये मानक बिंदु से अंतिम बिंदु की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, mgH। क्योंकि यहां पर तो मानक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा कितनी माननी है आपको, 0 माननी है। मैं पहले ही कह चुका हूं क्या माननी है, मानक बिंदु ऐसा बिंदु होता है जहां पे स्थितिज ऊर्जा क्या मानना होता है, 0। यहां से आपने मापा ये mgH2, यहां से आपने मापा mgH1, तो कुल मिला के क्या निकल के आया, mgH2 माइनस H1। यही होता है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। सर बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो इंपॉर्टेंट बात यही समझिए, सबसे पहले जब भी स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करते हो एक मानक बिंदु मान लीजिए, और मानक बिंदु ऐसा बिंदु मानिए कि जहां पर हम सामान्यतः स्थितिज ऊर्जा को क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। और फिजिक्स में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन को ही परिभाषित किया जाता है। इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं कि सर आपने आते ही पहली लाइन लिखी, आपने आते ही पहली लाइन लिखी, सर क्या लिखी कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन माइनस का WC के बराबर होता है। WC क्या होता है, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। जरा देखना, जरा यहां देखना कि अगर इस द्रव्यमान को यहां से उठा के मैं यहां पर ले जाऊं तो mg कहां लगेगा, mg कहां लगेगा, सर नीचे लगेगा। कहां लगेगा, नीचे लगेगा। विस्थापन कहां हुआ, सर ऊपर हुआ, सर ऊपर हुआ। विस्थापन कहां हुआ, सर ऊपर हुआ। अगर विस्थापन ऊपर हुआ और वस्तु को उठा के यहां से यहां ले गया तो थीटा कितना है, थीटा कितना है सर, थीटा कितना है सर 180 डिग्री पे। mg इधर लगा रहा हूं, mg नीचे लग रहा है, विस्थापन ऊपर हो रहा है, mg नीचे लग रहा है, विस्थापन ऊपर हो रहा है। mg इंटू विस्थापन कहां हुआ, विस्थापन ऊपर H2 माइनस H1। कितना विस्थापन हुआ, इतना विस्थापन हुआ। ये विस्थापन किसके बराबर, H2 में से H1 जाएगा, H2 में से H1 जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो H2 माइनस H1 और थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहां चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा या नहीं आएगा, यहां चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा या नहीं आएगा, बताओ मुझे एक बार। बिल्कुल सर आएगा। तो ये देखो माइनस, अगर दोनों तरफ माइनस की गुणा करूं, दोनों तरफ माइनस की गुणा करूं तो क्या बनेगा, mgH2 माइनस H1, mgH2 माइनस H1। समीकरण 1 और 2 को देखो, समीकरण 1 और 2 को देखो। समीकरण 1 और 2 से क्या ये बात निकल के आ रही है क्या, समीकरण 1 में भी देखो mgH2 माइनस H1, यहां पर भी क्या लिखा mgH2 माइनस H1। ये किसके बराबर है, माइनस के WC के। ये किसके बराबर है, डेल्टा U के। तो इस समीकरण और इस समीकरण से ये बात मैं लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सर लिख सकते हो। इसका मतलब मैं ये जो बात पढ़ाते हुए आ रहा हूं ये बात बिल्कुल सही है कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर है। संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर है। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। बिल्कुल सर बात समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बोल चुका हूं कि स्थितिज ऊर्जा के लिए हमेशा एक संदर्भ बिंदु परिभाषित कर देना चाहिए। संदर्भ बिंदु परिभाषित करने से क्वेश्चन को करना आसान हो जाता है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, आगे के चैप्टर्स में जाएंगे, हम चीजों को और अच्छे से देखेंगे कि किस प्रकार से संदर्भ बिंदु को परिभाषित करने से क्वेश्चन को करना आसान हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल सर एकदम समझ में आ रही है। चलिए अब ये क्वेश्चन आया, उससे पहले एक बात और बता देता हूं मैं आपको कि स्थितिज जो ऊर्जा होती है वो अदिश राशि है। कैसी राशि है, स्थितिज ऊर्जा
कैसी राशि है सर? अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होता है? जो ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इसका मात्रक क्या होता है सर? इसका मात्रक सर जूल होता है। अगर आपने विमा का चैप्टर पढ़ रखा है तो इसकी विमा भी आप लिख सकते हो। और विमा क्या होती है इसकी? M1L2T-2। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, एकदम सही बात कह रहे हो आप। हमें सारी बातें क्लियर हो रही है सर। किताबों में, कुछ किताबों में आपके एनसीईआरटी में या कोई दूसरी किताब अगर आप पढ़ोगे तो अगर मान लो अभी मैंने लिखा डेल्टा यू बराबर माइनस का एफ, माइनस का क्या लिखा मैंने? माइनस का WC लिखा या नहीं लिखा? अगर मान लो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है। मैंने कहा ना कि जब अवकलन पढ़ते हैं तो हम ये बता देते हैं कि बहुत छोटा परिवर्तन है। अगर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बड़ा होता है तो हम डेल्टा का साइन लगाते हैं। अगर परिवर्तन बहुत ही छोटा होता है तो DU लगाते हैं। और अगर ये DU है तो ये माइनस का DW लिखा जाएगा। क्योंकि अगर परिवर्तन छोटा है इसका मतलब किया गया कार्य भी छोटा होगा। और जब भी कोई चीज छोटी होती है तो इसके आगे हम D लगा देते हैं। अब इन डी को मिलाने के लिए फिर क्या करते हैं? अपन इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इंटीग्रेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कर लेते हैं। DU का हो गया आपका U इनिशियल से U फाइनल। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? F.dr लिखते हैं या नहीं लिखते? बताओ। F.dr लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? तो U बराबर क्या बन गया? U बराबर U इनिशियल से U फाइनल, ये बराबर किसके आ गया? माइनस का F.dr। F.dr। अब कई किताबों में ये बात भी लिखी हुई होती है। तो इस तरीके से भी बात, चाहे इसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, फर्क कुछ नहीं है। यहां समाकलन के रूप में लिख दिया, यहां सीधा लिख दिया, बात सारी एक ही है। मुझे उम्मीद कर रहा हूं आपको बात एकदम समझ में आ रही होगी। ये फॉर्मूला लिखो चाहे ये फॉर्मूला लिखो, कोई फर्क नहीं आएगा। बस यहां अगर समाकलन की जरूरत पड़ेगी तब ये फॉर्मूला लिख देंगे, डायरेक्ट लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं ये बात एकदम समझ में आ रही होगी और आपको ये बात एकदम समझ के अंदर आ गई है कि हाँ सर मुझे कैसे लिखना है। तो कुछ भी तरीके से क्वेश्चन को करा जा सकता है। देखिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। आइए हाँ, देखिए क्वेश्चन, एक वस्तु पर F बराबर 2x का बल लगाया जा रहा है। एक वस्तु पर F बराबर कितना का बल लगाया जा रहा है? 2x का बल लगाया जा रहा है। और कहते हैं कि x बराबर 1 पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना दे रखा है? x बराबर 1 पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना दे रखा है? 10 जूल दे रखा है। तो बताओ x बराबर 2 पर स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा? सर एकदम आसान है। अब देखो पहले ये चेक करो बल कैसा है, नियत है या परिवर्तनशील है? आपने बोला सर बल तो यहाँ पे क्या है? परिवर्तनशील है। बल परिवर्तनशील है क्योंकि x का मान बदलेगा तो f का मान बदलेगा, x का मान बदलेगा तो f का मान बदलेगा। तब क्या करेंगे? जब भी परिवर्तनशील बल हो कौन सा फॉर्मूला लगाना है? इंटीग्रेशन। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वाला अभी फॉर्मूला लगाया था हमने, क्या लिखा था? U बराबर U इनिशियल से क्या लिखा था? U फाइनल बराबर माइनस का F.dx, F.dx। U इनिशियल U फाइनल माइनस U इनिशियल, अपर लिमिट ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। इसको ऊपरी सीमा बोलते हैं, इसको निम्न सीमा बोलते हैं। ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा रखेंगे। ऊपरी सीमा क्या है? अंतिम स्थितिज ऊर्जा। और ये कौन सी है? प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। माइनस का F का मान कितना है? 2x इंटू dx। x बराबर 1 से x बराबर कितने तक जाना है? सर 2 तक जाना है। और जब x बराबर 1 की बात की तो स्थितिज ऊर्जा कितनी रखी हुई थी? सर 10 रखी हुई थी। यहां रख दो 10। क्या रख दिया? 10 रख दिया। चलिए क्वेश्चन करें आगे। माइनस 2x का समाकलन कितना होगा? सर 2x का समाकलन होगा 2x स्क्वायर बाय 2। ये कई बार समाकलन अवकलन अगर नहीं पढ़ा है, हमारे वीडियो अपलोडेड है, वहां जाके आप समाकलन अवकलन को पढ़ लीजिए, सीख लीजिए।
फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट कीजिएगा, मैं क्लियर करूंगा आपके सारे डाउट। UF माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस, मुझे बताओ 2 से 2 क्या हो जाएगा सर, कैंसल आउट हो जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा सर, कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, बिल्कुल सर बचेगा। 1 से क्या बचेगा, 2 बचेगा। जरा देखिए पहले क्या रखना है, ऊपरी सीमा, फिर क्या रखना है, निम्न सीमा। ऊपरी सीमा कितनी है, 2 2 का 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, सर कितना हुआ 4 माइनस 1, सही है, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 माइनस 1 कितना हुआ सर, 3, 4 माइनस 1 कितना हुआ सर, 3, 3 हुआ। ये माइनस का 3 आया, ये माइनस का 3 आया, ये आया सर माइनस का 3। तो UF बराबर कितना हुआ, माइनस का 3 प्लस का 10, यानी कि ये कितना आ गया, 7 जूल आ गया सर। कितना आ गया, 7 जूल आ गया। तो इस तरीके से हमने अंतिम स्थितिज ऊर्जा निकाली या नहीं निकाली, बिल्कुल सर निकाल ली। एकदम आसान है, कुछ नहीं किया। एक्स परिवर्तनशील है, एक्स का मान बदलोगे एफ का मान बदलेगा। जब भी एफ परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील होते हैं तो हमें क्या करना होता है, आपको पता है, समाकलन करना होता है। और समाकलन का फॉर्मूला अभी तुरंत पहले बताया मैंने आपको। उम्मीद कर रहा हूं बात एकदम समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन देते हैं। देखो क्वेश्चन जितने करेंगे चीजें उतनी क्लियर होती जाएगी, क्रिस्टल क्लियर होती जाएगी। सर इस क्वेश्चन को सर कैसे करना है, इस क्वेश्चन को सर कैसे करना है, ये क्वेश्चन सर हम कैसे करें। इस क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या इस क्वेश्चन को सर हम डायरेक्ट कर लें, क्या इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर लें, कैसे कि सर अगर वैसे ही कि सर सीधा U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर माइनस का F dx लगा लें, क्वेश्चन कर लें। मैंने कहा नहीं करना, मैंने कहा ऐसा नहीं करना। क्यों, क्योंकि इस बार बल के अंदर x भी है और y भी है, बल के अंदर x भी है और y भी है। जब दोनों ही आ जाए इसका मतलब fx भी है और fy भी है। इसका मतलब जब ऐसी स्थितियां हो, जब दोनों आ जाए, x दिशा और y दिशा दोनों आ जाए, तो फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव तो करना ही पड़ेगा। वो बदलाव क्या रखना है आपको, इस स्थिति में fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz, ये फॉर्मूला याद रख लो। अगर x y z तीनों दे रखे हैं तो ये रखिए। अब पहले वाले क्वेश्चन में केवल x था तो y और z से कोई मतलब नहीं था। पहले वाले क्वेश्चन में केवल x था तो y और z से कोई मतलब नहीं था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर x दिशा भी दे रखी है, y दिशा भी दे रखी है, तो z से हमें इस बार कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हटा दो। अब देखो प्रारंभिक स्थिति में गति स्थिति ऊर्जा दे रखी है और अंतिम स्थिति में निकालना है। पहले 0,1 पे थे और 2,3 पे निकालना है। तो 0,1 पे मैंने लिख दिया 10 जूल और 2,3 पे निकालना है। तो जरा देखें क्वेश्चन को कैसे करना है। माइनस, इसको बाहर लगा दिया, माइनस दोनों के लिए है ना, ये माइनस f डॉट dx के लिए भी है और fy dy दोनों के लिए, इसीलिए बाहर इसको क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। अब देखो fx कितना हो गया, 3 इंटू dx। लिमिट क्या रखेंगे, इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको लिखते हैं x2, इसको लिखते हैं y2। और लिमिट x की बात कर रहे हो तो x1 से x2, 0 से 2 प्लस 4 प्लस ये इंटीग्रेशन करना है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाना जरूरी है। अभी तक इंटीग्रेशन किया नहीं है, ये रख दिया मैंने। ये कितना रख दिया, 3dx। क्या रख दिया, 3dx। कहां से कहां तक, x बराबर 0 से 2 तक, x बराबर 0 से x बराबर 2 तक। बोलो हाँ या ना, ठीक है सर, लग दिया। प्लस y का मान देखो, y का मान क्या रखोगे, 4dy। क्या रखोगे, 4dy रख दिया। कहां से कहां तक सर, 1 से 3 तक रख दिया सर, रख दिया। एकदम आसान सर, एकदम आसान, कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। स्टेप बाय स्टेप देखते रहो। u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर, माइनस बाहर रहने देते हैं, अंदर चलिए आते हैं अंदर की तरफ। 3 का x के सापेक्ष क्या होगा, 3x
3x, कहां से कहां तक, x बराबर 0 से x बराबर 2 तक, प्लस प्लस कहां से कहां तक, 4y 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 कहां से कहां तक, 1 से 3 तक, बराबर है। चलिए सर हो गया आंसर, बिल्कुल एकदम आंसर के पास पहुंच चुके हैं। अपर लिमिट बोलो कितनी, 2, 3 दूना 6 माइनस 0 प्लस 4, y की जगह 3 रखो, 12 माइनस कहां से कहां तक, माइनस 4 इंटू 1 4। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल समझ में आ रही है। ये हो गया 6 प्लस 12 में से 4 गया 8 सर, 8 गया। तो u फाइनल बराबर माइनस, u फाइनल की जगह आप क्या रखोगे, जल्दी से बोलो। u फाइनल माइनस 10 बराबर माइनस का 14 हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बोलो। 8 और 6 14, 14 के साथ में माइनस आ गया, तो u फाइनल बराबर कितना निकल के आ गया, माइनस 14 प्लस 10 कितना आया सर, माइनस का 4 जूल। बोलो मेरी बात समझ में आई? यानी कि अंतिम स्थितिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, 4 जूल हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं एकदम बात क्लियर हो रही होगी, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाऊं, अगर इस बार x लिया, x y लिया, अगर x y z तीनों हो तो सर कैसे करना है क्वेश्चन को। ये देखिए इस बार देखिए x y z तीनों है, तो फॉर्मूला अभी बता के गया कि डेल्टा u यानी कि u इक्वल टू माइनस का, इस बार क्या हो जाएगा ध्यान से देखोगे तो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, एफ जेड डी जेड होगा या नहीं होगा बताओ सर? बिल्कुल होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एकदम ध्यान से देख लेना। फिर क्या बोला सर, u फाइनल माइनस u इनिशियल। अब देखिए स्टेप, ये प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा है और ये अंतिम स्थितिज ऊर्जा हमें निकालनी, यानी कि u1 दे रखा है, u2 फाइंड आउट करना है, जैसा भी आप बोल दो। माइनस का, चलिए जल्दी से समाकलन कर दीजिए, पॉज करके समाकलन कर लीजिए। यहां एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई का क्या लगेगा, वाई डी वाई प्लस जेड का क्या रखोगे सर, प्लस जेड का क्या रखोगे, प्लस जेड का क्या रखोगे, देखो तो प्लस जेड का क्या रखोगे, देखो तो एक बार, जेड का क्या रखोगे, जेड जेड को क्या रख देंगे, जेड को क्या रख देंगे, जल्दी से बोलो, जेड डी जेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीमाएं रखिए, ये यहां ध्यान रखिए, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, क्योंकि यहां से यहां जा रहे हैं, x2 है, y2 है, z2 है। x1 से x2 0 से 2, y1 से y2 1 से 3, z1 से z2 1 से 2। बोलो हाँ या ना? सीमाएं रख दी सर, बिल्कुल। अच्छा, u फाइनल माइनस इनिशियल कितना है, इनिशियल कितना है, माइनस का 10। अरे अरे एकदम आसान हो रहा, देखो बस समाकलन अगर हमें आ जाए तो क्वेश्चन करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। जरा बताओ इसका समाकलन कितना होगा एक्स स्क्वायर का, सर एक्स क्यूब बाय 3, 0 से 2 रख दीजिए। y का dy के सापेक्ष क्या होगा सर, वाई स्क्वायर बाय 2 रख दीजिए, 1 से 3 रख दीजिए। z का क्या होगा सर, z स्क्वायर बाय 2 रख दीजिए, 1 से 2 रख दीजिए। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, अगर x की पावर n dx हो, x के जगह x, y के जगह y, z के जगह z, तो याद रख लीजिए x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। यहाँ z की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 वाई स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 1 2, जेड की पावर 1 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यहाँ 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया है, शॉर्टकट में मैंने आपको बता दी बात। तो u फाइनल माइनस 10 बराबर माइनस का 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8/3। जीरो रखने से जीरो हो जाएगा, लिखूंगा नहीं क्योंकि जैसे ही जीरो रखूंगा ये जीरो हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल हमें बात समझ में आ गई। अपर लिमिट 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9/2 प्लस माइनस, सॉरी अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट, 9/2
9/2 माइनस 1/2 1/2 प्लस 2 दूना 4/2 माइनस सर 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। पहले जेड की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4/2, 2 जेड वाई की जगह 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9/2, वाई की जगह 1 रखा 1/2, जेड की जगह 1 रखा 1/2। तो यू फाइनल माइनस 10 बराबर माइनस का 8/3 प्लस 8/2 प्लस 3/2। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपकी बात हमें बिल्कुल समझ में आ गई। आ गई ही बात समझ में सर? बिल्कुल समझ में आ गई। एलसीएम ले लो एक बार एलसीएम ले लो। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? जल्दी से बोलो। 2 2 6 हो गया, 16 24 9 हो गया या नहीं हो गया? तो यू फाइनल माइनस 10 बराबर माइनस का 24 36 40 49/6 आया सर। तो देखिए प्रारंभिक यू फाइनल बराबर कितना हो गया? माइनस का 49/6 और प्लस का 10, यानी कि ये हो गया माइनस का 49 प्लस 60/6 और 49 प्लस तो ये हो गया 11/6 जूल। सॉल्व करेंगे 11/6 जूल आ जाए। उम्मीद कर रहा हूं बात एकदम समझ में आ गई होगी। तरीका क्या है कि जब भी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन या किसी एक बिंदु की स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो, हमें ये फॉर्मूला लगाना है और समाकलन कर देना है। समाकलन क्यों करना है? क्योंकि यहाँ x का मान क्या हो रहा है, अगर ध्यान से देखो तो परिवर्तनशील है सर। x का मान क्या है? परिवर्तनशील है। y का मान भी परिवर्तनशील है और z का मान भी परिवर्तनशील है। यह बल 2 या 2 से ज्यादा दिशाओं में दे रखा हो तो भी हमें यही तरीका अपनाना चाहिए, क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। उम्मीद कर रहा हूं बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्प्रिंग में संचित ऊर्जा की। क्या बात करते हैं? स्प्रिंग में संचित ऊर्जा की। या हम ऐसा कह सकते हैं स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य। पहले तो हम देखते हैं कि स्प्रिंग में संचित ऊर्जा क्या होती है। देखो, किसी भी वस्तु में ऊर्जा कब आती है? जब आप किसी वस्तु पर कार्य करते हो तो उसमें ऊर्जा आती है। मान लो एक वस्तु है, उसको आपने फेंका, v वेग से फेंका, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आएगी? गतिज ऊर्जा आएगी। अगर मान लो कोई वस्तु यहां रखी हुई है, आप इस वस्तु को उठा के किसी ऊंचाई पे ले जा रहे हो, अब किसी उसकी स्थिति के कारण उसके अंदर कौन सी ऊर्जा आएगी? स्थितिज ऊर्जा आएगी। कौन सी ऊर्जा आएगी? स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब आपने इसको उठाने में कोई ना कोई तो काम किया था। किसके विरुद्ध? भाई गुरुत्वाकर्षण बल तो यहां लग रहा था mg, आप वस्तु को कहां ले जा रहे थे? ऊपर। तो आपने क्या किया? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम किया। जब भी आप किसी चीज पर काम करते हो तो उसके अंदर ऊर्जा संचित हो जाती है। क्या हो जाती है? ऊर्जा संचित हो जाती है। और उस संचित ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा ही बोलते हैं। जब भी आप किसी वस्तु पर काम करोगे किसी चीज के विरुद्ध, यहां मैं इस वस्तु को उठा के ले जा रहा हूं तो मैं mg के विरुद्ध क्या कर रहा हूं? काम कर रहा हूं। mg नीचे लाना चाह रहा है, मैं ऊपर ले जाना चाह रहा हूं, तो मेरा काम कहां है? ऊपर की ओर। किसके विरुद्ध है? mg के विरुद्ध। तो इसके अंदर द्रव्यमान में क्या हो जाएगा? एक ऊर्जा संचित हो जाएगी, जिस ऊर्जा को नाम देते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। क्या नाम देते हैं हम? स्थितिज ऊर्जा। आइए स्प्रिंग में संचित ऊर्जा। सपोज करिए ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग का द्रव्यमान m है या नहीं? बिल्कुल है। अब ये स्प्रिंग अपनी प्राकृतिक लंबाई में है। मान लिया ये अपनी अभी प्राकृतिक लंबाई में है। बिल्कुल ठीक है। प्राकृतिक लंबाई में कोई काम नहीं होता, सीधा सीधा पड़ा रहता, कुछ नहीं होता। हमने इस स्प्रिंग को खींचा, ध्यान दीजिएगा, हमने इस स्प्रिंग को खींचा और मैंने इस स्प्रिंग को x खींच दिया। भाई इसकी प्राकृतिक लंबाई यहां थी, मैंने इसको इतना खींच दिया। जब मैंने इसको इतना खींचा तो स्प्रिंग ने कितना बल लगाया? स्प्रिंग द्वारा लगाया गया बल कितना हो जाएगा? आपको बता चुका हूं कि मैं जब किसी वस्तु को इधर खींचूंगा, बल यहां लगाया, विस्थापन यहां हुआ, तो स्प्रिंग बल कहां लगाएगा? पीछे की ओर लगाएगा या नहीं लगाएगा? ये बात मैं न्यूटन के गति के नियम में पढ़ा चुका हूं, वहां जाके देखना
कि स्प्रिंग वस्तु का विस्थापन इधर हो रहा है, स्प्रिंग का बल किधर लगेगा, इधर की तरफ, बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो ये क्या आता है, माइनस का kx आता है सर। तो मैं अगर पूछूं इस स्थिति में किया गया कार्य, इस स्थिति में किया गया कार्य, इस स्थिति में किया गया कार्य, तो W बराबर आप क्या लिखोगे, एफ डी एक्स लिखोगे या नहीं लिखोगे, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर। F का मान कितना है, F का मान मैं बता चुका हूं, माइनस का kx, और यहां पे क्या आएगा, dx, बोलो हाँ या ना। कहां से कहां तक, पहले ये 0 पे था, 0 से कहां तक आप खींच के ले गए, x तक खींच के ले गए, ये लीजिए सर 0 से x तक ले गए, ले गया या नहीं ले गया, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर ले गया, 0 से x तक ले गया। तो अगर मैं इसको 0 से x तक ले गया तो बताओ माइनस का k, x का क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2, 0 से लेकर x तक, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर। तो जरा मुझे बताओ W बराबर कितना निकल के आया, माइनस का k, ऊपरी सीमा कितनी है, x का मान ऊपरी सीमा कितनी रखोगे, x स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, तो W बराबर क्या निकल के आया, माइनस का हाफ kx स्क्वायर निकल के आया, निकल के आया या नहीं निकल के आया। तो ये स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य है। अगर मैं आपसे पूछूं इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो आप बोलोगे सर स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो स्प्रिंग बल द्वारा किए गए कार्य के माइनस संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के माइनस के मान के बराबर होता है। तो अगर मैं पूछूं इसकी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, अगर ये प्रारंभ में यहां पे था तो स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, कोई काम नहीं हुआ, स्थितिज ऊर्जा कितनी मानी, 0, माइनस अंतिम स्थितिज ऊर्जा बराबर माइनस का W का मान कितना है, माइनस का kx स्क्वायर, तो माइनस का हाफ kx स्क्वायर, तो U2 बराबर क्या निकल के आ गया, हाफ kx स्क्वायर, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, वो हो गया हाफ kx स्क्वायर, कितना हुआ, हाफ kx स्क्वायर। मूल बात क्या है कि आपको संदर्भ बिंदु मानना पड़ेगा। यहां संदर्भ बिंदु मैंने किसको मान लिया, इसको मान लिया, तो यहां पर अगर ये संदर्भ बिंदु है तो ये बराबर x बराबर 0 है, तो ये x बराबर x चला गया और हमने 0 से x तक इसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। मूल बात ये ध्यान रखनी है कि मूल बिंदु से ही दूरी को मापना है, मूल बिंदु से ही दूरी को मापना है। एकदम बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, एकदम बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं इस चीज को। मान लेता हूं कि आपने क्या किया, एक स्प्रिंग है, ठीक है, वो स्प्रिंग ऐसी थी, आपने क्या किया, स्प्रिंग को पहले x1 खींचा और फिर वहां से क्या कर दिया, x2 खींच दिया। पहले x1 खींचा, ठीक है, ये मान लो x1, और फिर स्प्रिंग को कहां तक खींच लिया आपने, मान लेता हूं x2 खींच दिया, ठीक है, कितना खींच दिया, x2, कितना खींच दिया, x2। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, दूरी कहां से लेनी है आपको, मूल बिंदु से लेनी है। कहां से लेनी है, मूल बिंदु या संदर्भ बिंदु। संदर्भ बिंदु कितना था, x बराबर 0 से कितना गया, x बराबर 1 तक, x बराबर 0 से कितना चला गया, x बराबर 2 तक। अब आपको यहां से नहीं देखना, अगर मैं पूछूं कि इस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, आपको सिंपल सा, कुछ दिमाग नहीं लगाना, सर अभी आपने स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र लिखाया था, हाफ स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र निकालना है। तो आप देखिए, अगर आपने स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकाला, अभी आपने सूत्र लिखा था W बराबर ए बराबर एफ डी एक्स। मैं ये फॉर्मूला अब यूज नहीं करूंगा बार बार, ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं पूछूं स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो आप बोलोगे फाइनल स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है, यही तो बोलोगे। अच्छा, फाइनल स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, हाफ kx। इस बार x कहां से लेना है, x कहां से लेना है, कहां से, x बराबर 0 से कितना है, x2 का स्क्वायर माइनस हाफ, इनिशियल कहां से लोगे, 0 से कहां तक था, 0 से कहां तक था, x1 तक था, तो हाफ के x1 स्क्वायर
बस यही तो हो गया स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन सर, यही तो हो गया स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। एकदम आसान, ध्यान रखना है। दूरी कहां से मापनी है? इस बिंदु से, मानक बिंदु से। मानक बिंदु यानी कि जब स्प्रिंग खींची हुई नहीं रहे, स्प्रिंग अपनी प्राकृतिक लंबाई में रहती है, तो उसके अंदर कोई कार्य या कोई स्थितिज ऊर्जा संचित नहीं रहती है। उसको हमने 0 मान लिया, पहले x1 गए फिर x2 गए, तो अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, ये किसमें हो गया? ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आया। मेरी बात समझ में आ रही होगी। उम्मीद कर रहा हूं आपको सारी बातें क्लियर हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। एक क्वेश्चन लास्ट और करवाते हैं, देखते हैं। मान लेता हूं कि एक स्प्रिंग है, अपनी प्राकृतिक लंबाई में है। प्राकृतिक लंबाई में कोई ऊर्जा संचित नहीं होती और मैंने इस पे एक द्रव्यमान लटकाया। द्रव्यमान लटकाने से क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल कहां खींचेगा? नीचे। मैं इसे धीरे 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 छोड़ रहा हूं, एक साथ नहीं छोड़ूंगा, एक साथ नहीं छोड़ना, धीरे 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 छोड़ा। जब मैंने इसको धीरे 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 छोड़ा तो ये स्प्रिंग थोड़ी सी खिंच गई। अब कितनी खिंच गई जरा देखना। मान लेता हूं स्प्रिंग थोड़ी सी खिंच गई, तो यहां पे क्या होगा? m। अब स्प्रिंग खिंच गई और यहां आकर रुक गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसके नीचे क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा, और ऊपर क्या हो रहा होगा? स्प्रिंग बल लगा रहा होगा, तभी तो ये आके रुका है। अगर ये बल ज्यादा होता तो ये नीचे चला जाता, स्प्रिंग ज्यादा होती तो ऊपर चला जाती, लेकिन ये स्प्रिंग धीरे 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 आके एक जगह रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि mg ने किसको बैलेंस कर लिया होगा? mg ने किसको बैलेंस कर लिया होगा? kx को बैलेंस कर लिया होगा। हो गया नहीं? बोलो। तो x बराबर क्या हो गया? mg बटा k। मैं पूछता हूं इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन u2 माइनस u1। प्रारंभ में ये अपनी प्राकृतिक लंबाई में था, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी लिखी जाएगी? 0। और बाद में स्प्रिंग के लिए क्या लिखते हैं? हाफ के। कितना गया? x गया, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। मान रख दो हाफ इंटू के। x का मान कितना रखोगे? mg बटा k का स्क्वायर। तो देखो हाफ के m स्क्वायर जी स्क्वायर बटा के स्क्वायर, एक के से एक कह गया, m स्क्वायर जी स्क्वायर बटा 2k। क्या ये स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। उम्मीद कर रहा हूं बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरे सारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलें। आज की क्लास को मैं यहीं कंक्लूड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।